आज हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट, जिसको हम मोस्टली कह देते हैं कि कंट्रोलिंग रिएक्टेंट, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, या जो हमारी प्रोडक्ट की अमाउंट है वो जिस रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, उसके बारे में हम कुछ डिस्कस करते हैं। उससे रिलेटेड डिफरेंट प्रैक्टिकल एग्जांपल्स को देखेंगे जो हमारी डेली लाइफ में हो रही होती हैं। लिमिटेड रिएक्टेंट होता क्या है? जब भी रिएक्शन होता है तो उसमें दो रिएक्टेंट होते हैं मोस्टली। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है और एक एक्सेस रिएक्टेंट होता है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हम उस रिएक्टेंट को कहते हैं जो कि जल्दी कंज्यूम हो जाए, जो जल्दी खर्च हो जाए, जो जल्दी इस्तेमाल हो जाए, जो जैसे ही प्रोडक्ट बनता है, जैसी कन्वर्जन अचीव होती है, तो वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारा पहले ही एंड अप हो जाता है। उसका सारा के सारा का मैस वो कंज्यूम हो जाता है, सारे के सारा मैस खर्च हो जाता है। तो उसको हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। वो क्योंकि हमारे रिएक्शन को लिमिट कर रहा होता है, लिमिट दे रहा होता है। जबकि जो है, अगर मैं कहूँ कि जब भी कैलकुलेशंस करते हैं, जब भी हम स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस करते हैं, जब भी हम चेक करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में कि भी हमारे पास जो मोल रेशियो है, मैस रेशियो है, रिएक्टेंट रेशियो है, हमने किस तरह फीडिंग करनी है रिएक्टर में, किस तरह हमने जो भी प्रोडक्ट बनाना है उसमें कितना इनपुट मैस कितना होना चाहिए, कितना कितना रिएक्टेंट होना चाहिए, तो वो हमेशा लिमिटेड रिएक्टेंट की बेसिस पे की जाती हैं। तो लिमिटेड रिएक्टेंट एक्चुअली इज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब भी अपनी कैलकुलेशंस करनी है, तो सबसे पहले लिमिटेड रिएक्टेंट को डिटरमाइन कर लें कि आपके पास कौन सा रिएक्टेंट लिमिटेड रिएक्टेंट होगा। तो ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल गिवन है कि आपके पास अगर डिफरेंट काइंड्स के ये बर्गर पड़े हुए हैं, और ये तीन हमारे पास जो है रिएक्टेंट्स हैं, और जो उनसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया, तो इन तीनों रिएक्टेंट में से लिमिटेड रिएक्टेंट कौन सा है? अगर यहाँ आप डायग्राम में देखें तो यहाँ से क्लियर है कि दिस इज आवर लिमिटेड रिएक्टेंट, क्योंकि इसका जो है वो मैस भी कम है और क्वांटिटी भी कम है। तो अगली एग्जांपल्स में हम इसको जरा इलेबोरेट करते हैं। अब मैं डेली एग्जांपल की लाइफ की बात करूं तो ये जैसे मेकिंग ऑफ बर्गर, ये बर्गर का जो बनना है उसमें एक तो आपके पास ब्रेड होता है। ब्रेड जो है आपके पास जो है उसका मैस वेरी बहुत कम मैस होता है। अगर उसका वेट करें तो उसका मैस वेट बहुत कम होता है। जबकि दूसरा आपके पास उसमें जो अब डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रहे होते हैं उसका मैस ज़्यादा होता है। तो ये ये बता रहा है कि आपके पास दोनों रिएक्टेंट में से एक एक्सेस रिएक्टेंट में होता है और एक लिमिटेड रिएक्टेंट होता है। इस तरह अगर मैं डिफरेंट स्लाइसेस की बात करूं, डिफरेंट स्लाइसेस में से अगर आप कोई दो स्लाइसेस सेलेक्ट कर लेते हैं, दो स्लाइसेस बना लेते हैं, तो उनमें से जो अमाउंट हमारी कम मिकदार में होगी, जिस जो स्लाइस में जो मटेरियल है, दो स्लाइसेस में से एक कुछ हम मटेरियल इंग्रेडिएंट यूज करेंगे, तो उस इंग्रेडिएंट का मैस कम होता है एज कम्पेयर टू उन स्लाइस का जो हम एग उसमें दरमियान में एग को रख देते हैं स्लाइसेस के दरमियान में, तो एग का मैस कम होता है एज कम्पेयर टू स्लाइसेस। तो इसको हम कह देते हैं कि ये एग हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट है, जबकि हमारे पास स्लाइस जो है ना एक्सेस रिएक्टेंट है। इस तरह आप डेली एग्जाम लाइफ में और भी काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे बर्निंग रिएक्शंस हो रहे होते हैं, या आपके पास डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनमें भी जो है एक रिएक्टेंट लिमिटेड होता है और एक रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे हम कैलकुलेट करें जब हमारे पास दो रिएक्टेंट सेम मैस में आ जाते हैं। लेट्स सपोज एक ए रिएक्टेंट है, उसका भी मैस उतना है 10 ग्राम है, और बी रिएक्टेंट है उसका भी 10 ग्राम है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है और कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट? क्योंकि दोनों के मैसेज तो हैं सेम। तो उसके लिए डिफरेंट जो है ना ये स्टेप्स हैं, इनको आपने फॉलो करना है। सबसे पहले वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। आपने जो भी केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन, उसको बैलेंस करना। नंबर ऑफ आइटम जो है ना बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन, वो आपके पास बैलेंस होने चाहिए, वो सेम होने चाहिए, वो बराबर होने चाहिए। सेकंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो भी आपके पास मैसेज गिवन हो उनसे अपने मोल्स बना लेने, मैसेज से मोल्स को कन्वर्ट कर लेना है। यानी आपने मैस गिवन होता है तो मोल्स जो है वो उसका फार्मूला लगा के मैस इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मैस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लेने। अब नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के बाद दोनों रिएक्टेंट के जो दोनों रिएक्टेंट के फिर अपने इक्वेट या नॉर्मलाइज करना है। उससे कैसे करोगे, जितने भी मोल्स हर रिएक्टेंट के निकलता है उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करो, तो आपको इक्वेट या नॉर्मलाइज मोल्स पता चल जाएंगे। फिर आप देखो कि उन नॉर्मलाइज मोल में से या इक्वेट जो है आपने जो नॉर्मलाइज किए हैं मोल्स कैलकुलेट किए हैं दोनों रिएक्टेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो आपके पास क्या हो जाएगा, लिमिटेड रिएक्टेंट होगा विद सेम मैस। अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स एक के कम आ गए, एक के ज्यादा आ गए, तो आपको पता चल जाएगा कि जिसके मोल्स कम आ रहे हैं तो दैट इज माय जो है लिमिटेड रिएक्टेंट। अब स्टेप 5 में आपने फिर क्या करना है, इसी तरह स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन करके फिर आपने डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है ना वो मैस निकाल लेना है, मोल्स निकालने हैं। क्योंकि आप लिमिटेड रिएक्टेंट का कंसेप्ट आता ही तभी है जब हमें प्रोडक्ट का हमें नहीं पता होता कि प्रोडक्ट के कितने मैस बनेगा, प्रोडक्ट के कितने मोल्स बनेंगे। अब एक एग्जांपल है, जैसे हम मोस्टली ये हमारे पास जो जितने भी साल्ट है, सोडियम क्लोराइड साल्ट बनता है, उसमें हमारे पास सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन होता है। तो अब इस केस में आपके पास जो रिएक्टेंट ए है सोडियम है उसका भी 1 ग्राम मैस है, और रिएक्टेंट बी जो क्लोरीन है उसका भी 1 ग्राम मैस है।
दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट बनाते हैं। अब हमें नहीं पता क्योंकि दोनों का मैथ तो है सेम कि इनमें से कौन सा रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, कौन सा रिएक्टेंट एक्सेस रिएक्टेंट में होगा। तो आइए चलते हैं प्रोसीजर की तरफ। अब स्टेप 1 था आपने इक्वेशन को बैलेंस करनी है। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस। इसमें अगर मैं चेक करूं तो सोडियम के 2 एटम्स हैं रिएक्टेंट में और 2 एटम्स प्रोडक्ट में, और क्लोरीन के 2 एटम्स। तो आइए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं। जो हम साल्ट घरों में यूज करते हैं वो किस तरह बनता है, उसमें से अगर हमारे पास दोनों सोडियम भी और क्लोरीन भी, उनके मैसेज सेम है, इक्वल मैस है, चाहे वो ग्राम में हो, चाहे केजी में हो, या चाहे टन में हो। तो आप आइए देखते हैं कि उनमें से फिर हमने कैसे जज करना है कि इन दोनों रिएक्टेंट में से जिनका मैस दोनों का सेम है तो उनमें से लिमिटेड रिएक्टेंट क्या है। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने इक्वेशन को बैलेंस करना है। दिस इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस, कि आपके नंबर ऑफ एटम जो है ना वो रिएक्शन में बिफोर द रिएक्शन वो भी 2 है सोडियम के। प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद जो सोडियम क्लोराइड प्रोडक्ट बना उसमें भी दो एटम्स है। इस तरह क्लोरीन के भी रिएक्शन से पहले 2 एटम्स है, और क्लोरीन प्रोडक्ट में भी 2 एटम्स है। और सबसे पहले आपने सोडियम के मोल्स निकालनी है। मोल्स कैसे निकालेंगे, जो आपके पास मैस इन ग्राम है उसको मोलेकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स सोडियम के आ जाएंगे। इस तरह क्लोरीन के मोल्स कैसे निकालेंगे, जो मैस इन ग्राम गिवन है उसके मोलेकुलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स पता चल जाएंगे। अब जब हमने इक्वेट थर्ड स्टेप पे हमने क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स इक्वेट करने, नॉर्मलाइज करने। तो जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो जिस भी रिएक्टेंट का, उनको उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ आप डिवाइड करें तो आपको नॉर्मलाइज मोल्स पता चल जाएंगे। ये जो यहाँ पे आप नॉर्मलाइज मोल जो है सोडियम के वो 0.022 है, जबकि क्लोरीन के जो नॉर्मलाइज मोल जो है 0.014 है। तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 0.02 इज ग्रेटर देन 0.01 मोल। तो हमारे पास जिसके मोल्स कम है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन तो वो हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट आ गया। क्लोरीन इज आवर लिमिटेड रिएक्टेंट। तो आई थिंक कि आपको इस एग्जांपल से जरा क्लियर हो गया होगा, जब भी मैसेज सेम हो दो रिएक्टेंट के तो उनमें से भी एक लिमिटेड रिएक्टेंट हमेशा होता है। रिएक्शन किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनमें से एक रिएक्टेंट हमेशा लिमिटिंग होगा और एक रिएक्टेंट हमेशा एक्सेस में होगा, चाहे उनके मैसेज सेम भी हो। आइए नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं कि अब मोलर रेशियोज क्या होती हैं। अब किसी भी केमिकल रिएक्शंस में आपके पास जो भी रिएक्शन हो रहा था, इसमें 1 मोल जब सोडियम का हो नाइट्रोजन का होगा उसके साथ 3 मोल हाइड्रोजन के रिएक्ट करेंगे तभी आपके पास 2 मोल अमोनिया बनेंगे। तो ये जो है ये बहुत जरूरी है कि जो हमेशा चाहे आपके पास इसका 1 मॉलिक्यूल कर दें, इसको इसके 3 मॉलिक्यूल्स के बराबर है, उसके 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर है, इनको अगर आप 1000 टाइम मल्टीप्लेक्स भी कर दें तब भी इनके 1000 मॉलिक्यूल्स भी 1 मोल को रिप्रेजेंट करेंगे। 10,000 मॉलिक्यूल्स भी 1 मोल्स को रिप्रेजेंट करें, क्योंकि आप एवोगाड्रोस का कंसेप्ट जो है ना, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू जितने भी आपके एवोगाड्रोस पार्टिकल्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, एटम्स हो, वो 1 मोल की ही हमेशा क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक और एग्जांपल है कि आपने क्या करना है। अगर आपने जो है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मोलर रेशियो निकालनी है तो हमेशा उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड कर, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा मोल्स रेशियो को बता रहे होते हैं। तो मोल रेशियो, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन के जो मोल्स हैं डिवाइडेड बाई मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमेशा ये क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के मोल्स 13 है रिएक्शन में और कार्बन डाइऑक्साइड के 8 हैं। तो जब भी मोलर रेशियो निकालनी है, मोलर रेशियो के लिए वेरी फर्स्ट नेसेसरी थिंग ये है कि आपके पास इक्वेशन बैलेंस होनी चाहिए। तो इसको अगर मैं चेक करूं कि कार्बन के रिएक्शन से पहले कार्बन के 8 एटम्स हैं और रिएक्शन के बाद भी कार्बन के 8 एटम्स हैं, इस तरह हाइड्रोजन के रिएक्शन से पहले भी 20 एटम्स हैं और रिएक्शन के बाद जो है ना वो भी 20 एटम्स हैं। अब लिमिटेड रिएक्टेंट की एक और एग्जांपल हम करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल, कि जब भी आपने लिमिटेड रिएक्टेंट निकालना है तो आप जरा इस बात को क्लियर करें कि जो प्रोडक्ट है प्रोडक्ट के मोल्स निकालें। अब जिस सिनेरियो में प्रोडक्ट के मास या मोल्स कम है तो वो आपके पास लिमिटेड रिएक्टेंट हो जाएगा। जिससे अगर हम ए को लिमिटेड रिएक्टेंट कहते हैं तो प्रोडक्ट के मोल्स निकालने, अगर बी को लिमिटेड रिएक्टेंट कहते हैं तो बी से प्रोडक्ट के मोल्स निकालने। अगर जिस केस में सी के मोल्स कम बने, क्योंकि जो लिमिटेड रिएक्टेंट कम होगा, जो जो कम मोल्स जिसके यूज होंगे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो वो हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट आ जाएगा। अब आइए एक एग्जांपल करते हैं कि आपने लिमिटेड रिएक्टेंट को कैसे सॉल्व करना है। अब ये हमारे पास कोई रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, इसमें हमारे पास जो है ना वो प्रोपेन जो है ना वो हमारे पास 1 मोल प्रोपेन का रिएक्ट कर रहा है 5 मोल्स ऑक्सीजन के साथ। तो कंबस्शन रिएक्शन है आपके पास जो है ना 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बना रहा है और 4 मोल्स वाटर के बना रहा है। यानी इस रिएक्शन के लिए जरूरी है कि जब इसका 1 मोल होगा तब 5 मोल्स ऑक्सीजन के रिएक्ट करेंगे तभी हमारे पास 3 मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और 4 मोल्स वाटर के बनेंगे। अब हमें नहीं पता गिवन जो हमें मैस है वो रिएक्टेंट का गिवन है। हम एक इसी रिएक्टेंट को लिमिटेड रिएक्टेंट अज्यूम करते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं कि प्रोडक्ट में से कौन सी चीज बन रही है।
अच्छा, अब हमने ब्रिज मेथड यूज करना। ब्रिज मेथड में क्या है, 175 ग्राम आप ये C3H8 के 175 ग्राम प्रोपेन के गिवन है। अब हमें पता है कि इसका मोलिकुलर वेट कितना होता है, 44.1 ग्राम होता है। तो उसमें 1 मोल होता है, और 1 मोल हमारे पास रिएक्शन के अकॉर्डिंग 1 मोल प्रोपेन का बना रहा है, हमें 3 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। हम एक प्रोडक्ट को लेते हैं, उसके मोल्स से क्रॉस चेक कर लेते हैं कि प्रोडक्ट के CO2 के कितने मोल्स बनते हैं। तो 1 मोल ऑफ CO2 के में कितने ग्राम ऑफ CO2 होता है, उसके मोलिकुलर वेट के इक्वल होता है, 44 ग्राम ऑफ CO2 के होते हैं। ये एक और एग्जांपल है। सबसे पहले हमने एक रिएक्टेंट को अज्यूम किया लिमिटेड रिएक्टेंट। तो जब हमने N2H4 को लिमिटेड रिएक्टेंट अज्यूम किया, तो उसके मैथ से स्टार्ट किया हमने, और फिर चेक किया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है नाइट्रोजन है, वो उसके मोल्स कितने बन रहे हैं। इस केस में 4.68 मोल बन रहे हैं। अभी हम सेकंड रिएक्टेंट को लिमिटेड रिएक्टेंट अज्यूम करेंगे, फिर देखेंगे कि जो है हमारे पास जो प्रोडक्ट के मोल्स हैं वो कितने बनते हैं। अब सेकंड केस में हमारे पास 6.52 बने, और फर्स्ट केस में हमारे पास बने थे मोल्स 4.68। तो अब अगर देखें, तो फर्स्ट केस में हमारे पास प्रोडक्ट के मोल्स कम बन रहे हैं, तो इसका मतलब है जो हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट है, दैट इज जो है वो N2H4 हमारे पास लिमिटेड रिएक्टेंट, क्योंकि ये हमारे पास इसके कम मोल्स हैं, और ये कम मोल्स ऑफ प्रोडक्ट बना रहा है। आई थिंक कि आप सबको ये इस तरह से समझ आएगी।